करती हूँ आप सबका डीडी स्पोर्ट्स के इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है सलाम इंडिया, देश है तो हम हैं। जी हाँ, आज का मकसद है कि आज़ादी का जश्न मनाया जाए, और जब बात आती है अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने की, तो क्यों ना इस दिन को कुछ ऐसे लोगों के बीच मनाया जाए जो दिन रात देश की सेवा में लीन रहते हैं। इसी के चलते आज हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद के पास CISF के 5th रिजर्व बटालियन कैंप में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे जाबाज सिपाहियों से, कुछ ऐसे अफसरों से जो हमेशा देश को आगे रखते हैं। स्वागत है आप सबका। और देखिए, जब बात आती है तिरंगे की शान की, तो ये सिर्फ हमारे जांबाज सिपाही ही नहीं है, लेकिन कुछ शानदार खिलाड़ी भी हैं जो हमेशा इसकी ओर अग्रसर रहते हैं। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए एक एक करके आपका उनके साथ भी इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। और इन जांबाज जवानों से बात करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं। सबसे पहले मिलवाना चाहूंगी बॉक्सर अखिल कुमार से, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक्स में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आजकल एक अलग तरह की ड्यूटी निभा रहे हैं, DSP हैं हरियाणा पुलिस में। अखिल, स्वागत है आपका। उसके बाद आपसे मिलवाना चाहूंगे देवेंद्र झाझरिया, जो कि डबल पैरा ओलंपिक्स में मेडलिस्ट हैं, और इसके साथ ही इसी महीने के स्पोर्ट्स डे में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जाएगा। देवेंद्र झाझरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके बारे में एक और खास बात यह है कि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। पहले ऐसे पैरा एथलीट हैं, ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और दोनों ही रिकॉर्ड के साथ जीते हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। इसके बाद मिलिए दीपक मलिक जी से, जो कि मेंबर हैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के, जो T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और पाकिस्तान को फाइनल में हराया उन्होंने, और वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर हैं। दीपक मलिक जी, स्वागत। अब आपसे मुलाकात कराती हूँ नेहा अग्रवाल की। टेबल टेनिस जगत की युवा खिलाड़ी हैं और सिर्फ 16 साल की उम्र में 2008 ओलंपिक्स में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, और बहुत सारे लॉरेल्स वो भारत के लिए लेके आई हैं। आजकल नेहा TT फेडरेशन के साथ एसोसिएटेड है। नेहा का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सर्विसेज के साथ भी अटैच्ड होते हैं और देश को स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 ऐसे खिलाड़ी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले छाया अधिक जी, अर्जुना अवार्डी हैं, वेट लिफ्टर हैं, CISF के साथ एसोसिएटेड हैं। छाया जी, बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ बैठे हैं एक और अर्जुना अवार्डी खिलाड़ी, रेसलर ओमवीर सिंह जी, और वो भी आज यहाँ पे CISF की तरफ से स्टेज पर मौजूद हैं। ओमवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, ये तो था इंट्रोडक्शन का सिलसिला। हमारे शानदार खिलाड़ी हमारे जाबाज जवानों से परिचित हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो हमारी थीम है। इस प्रोग्राम का नाम है सलाम इंडिया, देश है तो हम है। अब देश है तो हम है, ये एक जज्बा है। मैं आप सबसे और अपने खिलाड़ियों से ये जानना चाहूंगी कि उनके लिए इंडिविजुअली इस जज्बे का क्या मकसद है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम शुरुआत अखिल से ही कर देते हैं। अखिल, सलाम इंडिया, देश है तो हम हैं, आपके लिए इस एक लाइन का मतलब क्या है? देश ना होता तो हम भी रिप्रेजेंट ना कर पाते, खेल ना पाते, कुछ भी ना होता। देश है तो सब कुछ है, और देश है तो सब कुछ है, यही बात इतनी ही लागू करती है हमारे सिपाहियों पे। हम सब यहाँ क्यों मौजूद हैं? हम देश के लिए तो तैनात हैं, दिन रात सेवा करते हैं। तो आप में से अगर कोई सिपाही, कोई अफसर मुझसे बात करके मुझे बताना चाहे कि एक सिपाही के लिए जब वो तिरंगे के नीचे खड़ा होकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या जज्बा रहता है, कैसी फीलिंग रहती है? आप बोलना चाहेंगे? अपना नाम बताइएगा और प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम कांस्टेबल विवेक पुंडीर है, और देश का जो मतलब है वो ना सिर्फ यहाँ पे समझ में आता है, ये कहीं हम बाहर जाते हैं तो भी समझ में आता है। जैसे 2009 में मैं UN मिशन हैती में गया था, और मुश्किल से 2 महीने हुए थे काम करते हुए। उसके बाद 11 जनवरी को
शाम को 4:55 पे एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिसमें ना सिर्फ एक यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 2.5 लाख लोग मरे थे। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुई होगी और जो हमारी हालत है वो क्या हुई होगी। उस टाइम पे हमने वहाँ पे जो कार्य किया है, हम बता नहीं सकते आपको कि हमने मेडिकल जितने भी हमारी मेडिकल टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और स्पेशली जितने जवान थे उन्होंने जाकर रेस्क्यू किया, वहाँ पे स्कॉट किया है, बड़े बड़े वीआईपी को किया है। उस टाइम शशि थरूर साहब आए थे वहाँ पे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा मतलब अप्रिशिएट किया। जी। और यहाँ से भी प्रधानमंत्री की तरफ से भी और राष्ट्रपति की तरफ से भी हमें बहुत बधाई मिली है। तो देश है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, जय देश हिंद। है तो हम है। जय हिंद। क्या बात कही है आपने विवेक जी। और यही जज्बा जो विवेक जी ने बात की कि जब हम खासकर फॉरेन सॉइल पे होते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब ये जज्बा बहुत मतलब बढ़ चढ़कर हमारे अंदर आता है। नेहा, आपसे जानना चाहूंगी, आपने ओलंपिक में भी बहुत कम उम्र में भारत को रिप्रेजेंट किया है। उस समय जब आप वहाँ खड़ी होती हैं, परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, आपके सामने प्रतिद्वंदी किसी भी देश का हो सकता है, तो मन में क्या चल रहा होता है कि ये मेडल, ये एक मैच मैं अपनी कंट्री के लिए जीतूं? और मुझे तो ये सब सोच के गूज़बम्प्स मिल रहे हैं ऑलरेडी। आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? जब मैं 2008 में, मुझे याद है जब ओपनिंग सेरेमनी में मैं गई, तो हम लोग का 60-70 खिलाड़ियाँ थे जो हम एंटर कर रहे हैं स्टेडियम के अंदर, और जो ऐसा मैंने तो अपने आप को 2-3 बारी पिंच किया कि ये सही में हो रहा है। और जब आपके सामने तिरंगा लहरा रहा है और आप उसमें एंटर कर रहे हैं, वो इतने बहुत प्राइड की बात होती है कि आप हैं, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप देश के लिए इतने बड़े स्टेज के ऊपर खेलें और अपना बेस्ट करें। तो जब कोर्ट पे उतरते हैं तब तो बस यही लगता है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, आज हारना नहीं है, देश की इज्जत हमारे हाथ में है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो इज्जत बरकरार रखनी है और अपना पूरा बेस्ट देना है। आई थिंक बहुत सही बात कही नेहा ने, क्योंकि जब ये लोग हमारे लिए मेडल हासिल करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी एक खिलाड़ी को मेडल मिला है, ऐसा लगता है पूरे देश को मेडल मिल गया है। सही बात है। और इस बारे में अब मैं जानना चाहती हूँ कि खिलाड़ियों का और जवानों का एक बहुत ही गहरा कनेक्ट है। वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, आप भी देश के लिए काम कर रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी कोई मेडल लेता है, जब भी ओलंपिक्स में खासकर, और अगर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान हो लगा लीजिए, तो क्या फीलिंग आती है? कौन मेरे साथ शेयर करना चाहेगा? फिलहाल आप लोग मैचेस और ये सब टूर्नामेंट्स क्लोजली फॉलो करते होंगे, जब भी मौका मिलता होगा, कोई इस बारे में बात करना चाहेगा आप में से? कुछ जो भी आपकी फीलिंग हो कि भाई हमारे खिलाड़ी हमारे लिए एक पदक लेके आए हैं, कुछ उसके बारे में कहिए। मैं कांस्टेबल राजेश कुमार, 5th रिजर्व गाजियाबाद। मैम, जब ऐसा कुछ महसूस होता है, हम लोग अपने आप में एक गौरव महसूस करते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेंट उस चीज़ को फल जीता है और मेडल ला है, तो बहुत गौरव महसूस करते हैं। जी जी। इसके साथ ही जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कुछ हमारी ऐसी यादें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। आई एम श्योर जो आप सर्विसेज में जवान हैं, अफसरान हैं, आप लोगों के साथ ऐसी बहुत सी मेमोरीज होंगी। उन्होंने अपने यूएन मिशन के बारे में हमसे शेयर किया, विवेक जी ने। और कोई ऐसा है सिपाही जो हमें किसी एक ऐसी खास मौके के बारे में बताए जब लगा कि आज मैं देश के लिए अपनी जान दे दूंगा और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा मेरी ज़िंदगी का? कोई और ऐसे एक्सपीरियंस हमारे शेयर करना चाहेंगे आप? जी बताइए, मैं आपके पास भी आती हूँ थोड़ी देर में। मैम, मैं जब यहाँ से 2008 में एनडीआरएफ में फ्लड हुआ, इसमें बिहार में फ्लड हुआ, कोसी का बांध टूटा, उसमें डिटेलमेंट हुआ था सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर बहुत से लोग बाढ़ में पानी में फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए हम 3 आदमी टीम डिटेल की गई थी एक बोट के साथ में, और वहाँ हमने एक दिन में कम से कम 200 से 250 आदमी बचाए गए थे। अपनी जान की ना परवाह करते हुए काफ़ी रिस्क किया और उन आदमियों को पानी से बाहर निकाल कर सेफ जगह पर लाए गए। देखिए, काबिल तारीफ बात है, बहुत बढ़िया। और जब आप लोग ऐसे काम करते हैं ना, तो मैं सच बताती हूँ कि हमारा सीना गर्व से फूल जाता है और हमें अपना आभार प्रकट करने का मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका मिला है। खिलाड़ी भी मेरे ख्याल से इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि इस तरह के इंटरेक्शन के लिए यही एक मौका होता है जब इन जवानों के प्रति हम अपना आभार प्रकट कर पाते हैं। तो दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, आपने फाइनल्स में T20 के पाकिस्तान को हराया था। अब किसी भी भारतीय के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है, उसके बारे में बताइए, उस एक्सपीरियंस के बारे में। मैम, जब हम खेल रहे थे तो हमें एक दिन पहले पता चला कि हमें कल पाकिस्तान के साथ खेलना है।
तो बस ये सोचते रहे कि हराना उनको कैसे हराना है। जी तो वही है कि हमारे जवान है जो सर जितने भी हैं बटालियन है वो बॉर्डर पे धूल चटाती है, तो हमने सोचा कि हम स्टेडियम में धूल चटाएंगे उनको, तो हमने कर दिखाया देश को। जी जी बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान के साथ तो हमें दुश्मनी के बारे में कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी बीच छाया अदक जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है। आप ना सिर्फ सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप किसी एक स्पोर्ट में जाके भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जब नेशनल एंथम बजता है, जब वो जनगण मन की धुन आती है, तो कैसा महसूस होता है? उस फीलिंग को मैं और गहराई से जानना चाहती हूँ। देखिए यूँ तो रोज़ जनगण मन हम सुनते हैं, बट जब हम कंपटीशन में जीत के जनगण मन सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो फीलिंग ऐसे बयां करना मुश्किल है। मुझे इतना मालूम है 90 एशियन गेम्स में मेरा फर्स्ट 2 लिफ्ट गिर गई, तो मुझे इतना फीलिंग आ रहा है कि चाहे मैं रॉड के नीचे दब के मर जाऊँ, बट इसको रोकना ही है। 3rd अटेम्प्ट इज़ द लास्ट अटेम्प्ट, और 3rd अटेम्प्ट में मैं उसमें लिफ्ट पास की और मुझे मेडल मिली। जब अपना तिरंगा ऊपर चढ़ा तो मेरा नाम सुनाई नहीं दे रहा है, खाली इंडिया ही सुनाई दे रहा है। जब भी हम कंपटीशन में बिल्कुल, जाते हैं तो हम फॉलो करते हैं इंडिया कॉल कैसे आएगी। बोलते हैं इंडिया इंडिया? वो- एक बार बोल के दिखाइए वो- मैच में कैसे हम तेज तेज बोलते हैं। जब भी इंडिया का कोई प्लेयर होता है बहुत तेज तेज नारे होते हैं ना, इंडिया। एक बार जोर से बोल के दिखाइए। यही होता है। तो बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू तो सो मच। जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं इंटरनेशनल में, वहाँ पर खाली इंडिया ही हम सुनते हैं। तो हम इंडिया पहले है, बिल्कुल। बाद में हम है, कोई भी, छाया है, दीपक है, कोई भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये फीलिंग हमें स्पोर्ट्स में रहा। अभी जब डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने आए हैं तो रेजिमेंटल हर ड्यूटी में एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी लगता है कि ये ड्यूटी हमारे सबसे प्राइम है, पूजा है। तो हर आदमी इंडियन जो है ऐसा फीलिंग रखे तो हमारे देश को कोई हरा नहीं सकते। और मेरा सुझाव ये है कि हर बच्चा को स्कूल लेवल से ये फौजी ट्रेनिंग जो है एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक बेसिक कोर्स दिया जाए तो इंडिया का फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा strong सुझाव होगा। दे रहे हैं मेरे ख्याल से छाया जी, बहुत अच्छा सुझाव दे रही हैं, क्योंकि ये जज्बा अगर बहुत कम उम्र से सब बच्चों के अंदर आ जाए तो आगे जाके वो इसे और बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से मैं अखिल के पास आना चाहूँगी, क्योंकि हम बात करें तिरंगे की। नेशनल एंथम जब प्ले होता है, आप बहुत बार पोडियम पे खड़े हुए हैं और नेशनल एंथम भी प्ले हुआ होगा, और उस टाइम पे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में मुझे याद है मैं कमेंट्री कर रही थी। तो जब हमारा खिलाड़ी मेडल जीत के उस पोडियम पे खड़ा होता है और जब हमारा नेशनल एंथम बजता है, मतलब मेरे ख्याल से स्टेडियम में मौजूद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके अंदर वो फीलिंग ऑफ प्राइड ना आती हो। उस समय खिलाड़ी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है? आपको लगता है कि ये लोग इतने खुश सिर्फ मेरी वजह से हैं? ये जो फील होता है मैं बता ही नहीं सकता। जैसे मैम ने भी कहा, तो ये अनुभूति होती है, और शायद आपने भी कहा था कि रोंगटे खड़े हो गए हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही दुनिया हो जाती है वहाँ पर जब नेशनल एंथम बज रहा होता है और तिरंगा झंडा सबसे ऊपर जा रहा होता है, तो सबसे बड़ी खुशी होती है। और 15 अगस्त के दिन हम ऐसी बात कर रहे हैं तो बार बार वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र झाझरिया जी, आप माइक ले लीजिए। मुझे खास तौर पर गर्व है अपने पैरा एथलीट्स पर। हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के बावजूद वो ओलंपिक लेवल पर जाते हैं, 2-2 मेडल जीत के आते हैं, रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो इस बात पे जोरदार तालियां। और देवेंद्र जी, अब आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिलने वाला है जल्द ही। वो एक और ऐसी सिचुएशन होगी जिसके चलते आप बहुत प्राउड फील करेंगे। अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉरल्स लेके आए हैं। अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि पैरा एथलीट्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मेरे ख्याल से हमारे जवानों को भी बहुत कम मिला है। तो अपनी तरफ से बताइए क्या जाता है देश को रिप्रेजेंट करने में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देश है तो हम हैं, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और विशेष तौर पे इस देश ने मुझे जो मान सम्मान दिया है उसका मैं कर्ज तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है जज्बात। 2004 जब एथेंस पैरा ओलंपिक थे तो उसमें मैं इंडिया टीम का फ्लैग बेरर था, और मेरे मन में एक ही सवाल था कि जो ये 200 कंट्रियां हैं इनमें सबसे ऊंचा मेरा भारत, तो मेरी ये कोशिश रहेगी। और उसमें ये हुआ कि मैंने
गोल्ड मेडल ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था उसमें। बिल्कुल। और 2004 में वो मेरी जो फाइट थी, जो मेरा कंपिटिटर था, जो सिल्वर मेडलिस्ट था और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, दोनों ही चाइना के थे। अरे वाह तो चाइना भी कम नहीं है तो मैंने ये कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैंने चाइना को हरा के ये गोल्ड मेडल लिया है। जी बिल्कुल, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों ही नेबर्स को सबक सिखाने वाले एथलीट हमारे बीच मौजूद हैं। दूसरा अभी जो रियो पैरा ओलंपिक्स था, उसमें भी मुझे इंडिया टीम का फिर से फ्लैग बेरर बनने का मौका मिला। और जब हम राष्ट्रीय ध्वज लेके ओपनिंग सेरेमनी में चलता, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जब ऐसा लगता है कि मैं लीड रोल में चल रहा हूँ, तो मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देना है। बिल्कुल। तो उसमें सबसे अच्छा ये हुआ कि 4 में गोल्ड मेडल लिया, चाइना के कंपटीटर थे, और 16 में भी वही मुझे दिखाई दे रहा था कि चाइना का कंपटीटर ही मेरे साथ फाइट करेगा। तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल नहीं, 12 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, और चाइनीज़ को मैंने उस कंपटीशन में भी हराया। तो मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात थी वो। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। लास्ट में मुझे अच्छा तब लगा जब मुझे उसने बोला, चाइना वाले ने, कि ऐसा लग रहा है आप अपना राष्ट्रीय गान है जो, वो मुझे भी सिखा के रहोगे। अरे वाह, राष्ट्रीय गान चाइना वालों को सिखा के बहुत रहेंगे। अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओमवीर सिंह जी, आप ले लीजिए माइक और आपके एक्सपीरियंस को खास तौर पर शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल रेसलर्स जो हैं बड़ा नाम कमा रहे हैं। और सुशील कुमार का नाम ले लीजिए आप, योगेश्वर दत्त का ले लीजिए। CISF के साथ आप जुड़े हुए हैं, कुछ मौका मिलता है कि कुछ यंगस्टर्स को भी ग्रूम किया जाए और आगे उनको इस लेवल तक पहुंचाया जाए कि वो देश को रिप्रेजेंट करें? देखो 90 के दशक में CISF का जो है पहचान जो वो एक स्पोर्ट्स से होती थी, बीच में CISF का स्पोर्ट्स कुछ डाउन हो गया। उसके बाद आज हमारे DG साहब जो उन्होंने स्पोर्ट्स में एक और रुचि दिखाई है, और उन्होंने बोला है कि भाई हमारा स्पोर्ट्स उसी जो है ऊंचाई पे पहुँचे। 90 के दशक में 2 रेसलिंग में अर्जुन अवार्डी, 2 वेट लिफ्टिंग में अर्जुन अवार्डी, बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्डी, जूडो में अर्जुन अवार्डी, और जो है अब शूटिंग में अर्जुन अवार्डी, जो इतने अर्जुन अवार्डी होते थे। लेकिन हमारे DG साहब ने अभी फिर से जो है ये ठानी है कि हम उस दशक को जो है फिर दोबारा से CISF में लाएंगे, और ला के और वही जो है CISF का नाम जो है जिस तरह से स्पोर्ट्स में पहले होता था खिलाड़ियों का, आज भी खिलाड़ियों का उसी तरह से नाम हो। हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि सर्विसेज में मौका दिया जाए जवानों को, जिनकी जिस भी स्पोर्ट में रुचि है उसको वो और ज़्यादा अपने हुनर को निखारें और आगे लेके जाएं। और मेरे ख्याल से ओमवीर सिंह जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि CISF में ऐसा होता है। तो CISF के किसी जवान का कोई एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी स्पोर्ट खेलते हुए कुछ अच्छी सी ट्रेनिंग मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ इसके बारे में आप लोग हमें बताना चाहेंगे? मैं इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह बतौर कुश्ती कोच CISF टीम को अभी कोचिंग दे रहा हूँ। सन 2010 की बात है, तब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए और पैरामिलिट्री फोर्सेस से सिर्फ रेसलिंग में इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता। लेकिन गोल्ड की वो जो फाइट थी ऑस्ट्रेलियन के साथ थी, और लास्ट जो हमारी रेसलिंग में मोमेंट होते हैं 20 सेकंड 15 सेकंड में वो विनर और लूजर का डिसाइडेड होते हैं। और हमारे अनिल कुमार ने लास्ट में ऑस्ट्रेलियन पहलवान को बेतोड़ जीदारी से उसको हराया और सेकंडों में वो डिसीजन हुआ। उस टाइम हमारे DG साहब भी बैठे हुए थे हॉल में, KD जादव हॉल की बात है दिल्ली में। और अभी फ़िलहाल जो CISF के 2 रेसलर लॉस एंजलिस अमेरिका में गए हुए हैं वर्ल्ड पुलिस खेलने के लिए, दोनों खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। और आगे भी हमारी DG साहब का ये मीटिंग में खुला ये था चैलेंज कि भाई हमें खिलाड़ियों में जो इंडिया पुलिस और नेशनल चैंपियन में हमें पूरा वो नहीं है, हम अर्जुन अवार्डी पैदा करना चाहते हैं, हम ओलंपिक मेडल देना चाहते हैं। यही जज्बा चाहिए। वेरी गुड, जी मैम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और मुझे लगता है ये बातें, ये जो एक्सपीरियंस है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन प्रोग्राम का
एक रूल है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इन जवानों के साथ और इन खिलाड़ियों के साथ जो यादों का सिलसिला हमने जारी किया है ना, वो कंटिन्यू रखेंगे। और मेरा एक सवाल है इन खिलाड़ियों से कि क्या वो कभी सोचते हैं कि हम फोर्सेस या आर्मी वगैरह ज्वाइन करें, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जोर से जय हिंद और फिर हम ब्रेक लेते हैं। जो तेज हवा का झोंका है उसको किसने रोका है? दुनिया के लिए जो मुश्किल है, चैंपियन के लिए वो मौका है। मौके तो सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन उनको कामयाबी में बदलने का हुनर सबको नहीं आता। फिर वो क्या बात है जो एक आम इंसान को चैंपियन बना देती है? कोई भी इंसान चैंपियन पैदा नहीं होता, चैंपियन तो वो मैदान पर बनता है। अब मैं बताऊंगा आपको आपके चहेते खिलाड़ियों के चैंपियन बनने का सफर। तो देखिए मेरे साथ हौसलों की उड़ान, ये सफर है चैंपियंस का। जल्द आ रहा है डीडी स्पोर्ट्स पर। शो का नाम है सलाम इंडिया, देश है तो हम हैं। मैं हूं प्रीति दहिया और बात चल रही है यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाने की। ब्रेक से पहले मैंने आप सबको इंट्रोड्यूस कराया हमारे जाबाज सिपाहियों से जो CISF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ शानदार खिलाड़ियों से। और ब्रेक से पहले ही मैंने कहा था कि हम कुछ ऐसी मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के साथ, इन जाबाजों के साथ, जो बार बार उन्हें याद दिलाती हैं कि वो एक ऐसा स्पेशल मोमेंट था जब मैंने देश के लिए अपनी जान लगा दी थी और जब मेरे मन में सबसे ऊपर, अपने माता पिता से भी ऊपर, सिर्फ इंडिया था, इंडिया का नाम था। तो एक बार फिर से मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपने खिलाड़ियों के साथ ही और फिर एक एक करके आप लोगों से भी पूछूंगी। तो अगर हम दीपक आपसे शुरुआत करें इस बार, उस एक मेमोरी के बारे में बात कीजिए जब आपको लगा कि आज का ये दिन है और भारत मेरी ज़ुबान पर है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। मैम, जब मेरा शुरू में इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ था 2013 में, वो भी हमें सीरीज़ खेलने जाना था पाकिस्तान, तो शायद वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा कि जो मेरा फर्स्ट टाइम पे मैं कभी सोचता था कि मैं इंडिया का ब्लेज़र पहन पाऊँगा कि नहीं, पर मैंने दिन रात एक किया और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे भारत देश ने जो इतना बड़ा नाम दिया है आज हमें, तो ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपने उसके लिए ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दीपक ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंडिया का ब्लेजर पहनना एक खिलाड़ी के लिए, हमने देखा था मिल्खा सिंह मूवी में भी कितनी बड़ी बात थी ना, और इसी के चलते एक सिपाही के लिए इंडिया के लिए यूनिफॉर्म पहनना वो कितनी बड़ी बात होती है। उसके बारे में कौन हमें बताना चाहेगा कि जब आप इंडिया के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, बताइए। मैं कांस्टेबल राजेश कुमार सिंह 5th रिजर्व बटालियन गाजियाबाद में तैनात हूँ। एक घटना है, जब मैं 2007 में
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स में डिप्लॉयमेंट था 2013 तक। मेरे सामने एक घटना आई, उसी घटना को लेकर मुझे लगा कि मेरा वर्दी पहनना और मेरे ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक घटना हुई थी 2009 में, जब फलकनामा एक्सप्रेस भद्रक स्टेशन पर एक्सीडेंट हुई थी। उस एक्सीडेंट में हमें डिप्लॉयमेंट किया गया और हमारी कुछ टीमें गई थी। वो एक्सीडेंट देखकर मुझे लगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है और लोग कैसे फोर्स के मतलब सहारे जीते हैं। उस घटना में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। जब रेल एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। उन लोग कुछ फंसे हुए, कुछ को निकालना कितनी मुश्किल घड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बड़े बूढ़े औरतें भी थी। उसमें जब हमने निकाला और खुद लोगों ने कहा कि जब फौज है तो हम हैं, उस दिन मुझे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। लगा कि मैंने वर्दी पहन के देश के लिए कुछ किया है। इसलिए मैं देश को सैल्यूट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप लोग बोलिए तेजी से। सब मुझे लगता है इन खिलाड़ियों को 1 2 3 पर बहुत तेज जय हिंद बुलवाना पड़ेगा, है ना? 1 2 3 बोलिए जय हिंद। क्या बात है, ये हुई ना जज्बे वाली बात। बहुत बढ़िया, शानदार। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि मुश्किल के समय में देश के काम आना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक जज्बा, एक जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेके चलते हैं जब हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उन्हें शायद इंजरी हो गई है, वो अपना 100% तैयार नहीं है किसी भी कारण से। तो आप में से किसी प्लेयर के साथ ऐसा कोई मौका आया हो कि इंजरी के बावजूद आपने अपना 100% दिया हो और देश को प्राउड फील कराया हो? कोई ऐसी मेमोरी आपके बीच? आप दीपक बताइए, फिर से बताइए। मैम, मैं 2014 में जब हम साउथ अफ्रीका गए थे तो मुझे पैर में इंजरी हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, छोटा फ्रैक्चर था। डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया था कि आप अब नहीं खेल पाओगे, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। पर उसके बाद हमें सेमीफाइनल और फाइनल खेलना था। सेमीफाइनल हमारा श्रीलंका के साथ था और फाइनल पाकिस्तान के साथ। तो मैंने वहाँ पे अपना पैर नहीं देखा, मैंने देखा अपना देश। तो वही सेमीफाइनल में मैंने सबसे फास्ट 50 की थी श्रीलंका के साथ, वो ओडीआई रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मुझे बहुत पेन हुआ ज़्यादा। मेरे फिजियो थे, मेरे टीम मेंबर थे, उनने सब ने मना किया। मैंने मना नहीं, मुझे पाकिस्तान के साथ खेलना है, उनको ज़रूर मारना है, मैं किसी को मारूँ या ना मारूँ। क्या बात है, देखिए ये भी जज्बा है। और आई थिंक इसी से रिलेट देवेंद्र झाझरिया जी भी कर पाएंगे, बिकॉज एक पैरा एथलीट के लिए मैंने पहले भी कहा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसीलिए अगर मैं किसी को 100% थैंक यू बोलती हूँ तो आपको 500% थैंक यू बोलती हूँ कि आप हमारे लिए मेडल्स लेके आते हैं। देवेंद्र झाझरिया जी, आप बताइए कि कोई ऐसा मोमेंट, ऐसी कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि जब तिरंगा ऊपर फहराया, नेशनल एंथम चला, कोई ऐसी मेमोरी शेयर कीजिए हम सबके साथ। बिल्कुल, जब तिरंगे की बात आए तो मैं कहूँगा कि अभी जो 2016 रियो पैरालंपिक्स थे उसमें जब गोल्ड मेडल लिया और जब मेडल सिरोमनी पे गए हम, मैं गोल्ड मेडल लेकर के, चाइनीज सिल्वर मेडल और श्रीलंकन ब्रॉन्ज मेडल, तो जब देश का राष्ट्रीय ध्वज मेरा तिरंगा सबसे ऊपर जा रहा था और जब राष्ट्रीय गान हुआ, मेरे लिए वो पल है, वो मैं मानता हूँ ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा पल है और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल रहेगा वो मेरे लिहाज से। बिल्कुल, क्या बात है। इसी बीच कोई और सिपाही, कोई और जवान जो हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, बताइए। मैं आरक्षक अनिल कुमार शर्मा, 3rd इंडिया बटालियन मंडली में जब मेरी तैनाती थी तो उस दौरान हमने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे, लेकिन उसमें से कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे हैं जो मुझे आज भी याद हैं। तो 2011 में उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आया था, जिसमें हमने फ्लड रिलीफ में बहुत लोगों का रेस्क्यू किया। 2 दिन रेस्क्यू करने के बाद जब हम तीसरे दिन रेस्क्यू के लिए गए तो गांव में एक लड़के ने कहा कि मेरे माता पिता जो हैं किसी दूसरी जगह फंसे हुए हैं, 2 दिन हो गया, उनका पता नहीं है। तो हम उस लड़के को अपने बोट पे बैठा करके और जिस रास्ते वो बताया उस रास्ते हम गए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा वास्तव में स्थिति आश्चर्यजनक थी। उसके बाद हमने देखा कि पेड़ पे उनके माता पिता आसरा लिए हुए थे, घर जो उनका दूरी पे था वो डूब चुका था। ओके। बोट के सहारे हम उनको रेस्क्यू करके
और रेस्क्यू कैंप के एरिया में ले आए जहाँ पे हमारा बेस कैंप था, उनको वहाँ पे ले आए। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी ज़िंदगी बचाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उस समय ये एहसास हुआ कि हाँ, हम वास्तव में किसी की ज़िंदगी बचा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया इस काम के जय लिए। हिंद। हमारे जाबाज सिपाही हैं जो एक्चुअली इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर उसे इतने अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। लेकिन जो इन्होंने बात की कि जब लोग थैंक यू बोलने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमने अपने परिवार से दूर रह के, अपने बीवी बच्चे से दूर रह के किसी और के परिवार की ऐसी मदद की है। खिलाड़ियों की ज़िंदगी में भी ऐसे पल कम नहीं होते हैं। बहुत बार बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं और अपने परिवार से बहुत बहुत दिन तक दूर रहते हैं। इस पॉइंट पे मेरे ख्याल से मैं नेहा से बात कर सकती हूँ क्योंकि बहुत कम उम्र में, 16 साल की उम्र में आपने ओलंपिक्स में शिरकत की थी। और किसी भी टीनेजर के लिए अपने पेरेंट्स से दूर रहना और बहुत कठिन कोचिंग के थ्रू गुजरना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस दौर के बारे में कुछ बताइए और उस टाइम पे जज्बा आई एम श्योर यही होगा कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतनी कम उम्र में गए तो आप स्कूल नहीं जा पाते थे इतना, क्या आप पार्टीज़ में नहीं जा पाते थे, इतने फ्रेंड्स नहीं होते थे स्कूल के और वो सब। लेकिन मैंने जब पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2002 में, चाइना में था टूर्नामेंट और उसमें मैंने ब्रॉन्ज जीता था। और तिरंगा तो तब नहीं लहरा पाई, लेकिन तब 12 साल की थी मैं। तब मुझे लगा यार ये तो बहुत गर्व की बात है। 12 साल की बच्ची ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है चाइना में, देखिए कितने गर्व की बात है। तब लगा कि कुछ भी हो जाए, जब तुम बोलते हैं कि मूवीज नहीं जा पाते, मेरे से ये नहीं है, वो नहीं है, वो सबसे ऊपर है। इंडिया, इट्स ऑल वर्थ इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और आप इंडिया के लिए एक मेडल ले आ पा रहे हैं, तो फैमिली से दूर रहना, ये नहीं मिल पाना, जो छोटी छोटी लाइफ की जो बोलते हैं ना लोग प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं, वो सब कुछ नहीं दिखता। यही दिखता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे लिए सारे सैक्रिफाइसेस कुछ भी नहीं है अगर मैं इंडिया के लिए। और मैं और भी एक बात कहना चाहूँगी कि जो जवान है हमारे और जो हम खिलाड़ी हैं, आई थिंक ये ऐसे दो ही प्रोफेशंस हैं जो इंडिया का जो तिरंगा लहरा सकते हैं। तो हम वो एक सेम फीलिंग भी शेयर करते हैं। हर रोज़ हम लोग सुबह उठ के यही हमारा होता है कि आज फुल अच्छे से ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि जब मौका मिलेगा इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो हमें अपनी जी जान लगानी है। तो एक वो फीलिंग जो है रोज़ तिरंगा लहराना है, हमारे दिमाग में रहती है। आई थिंक और ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें वो हो। और आप मुझे जेलस फील करा रही हैं, मुझे लग रहा है ना, क्योंकि बहुत अच्छी बात की इन्होंने। खिलाड़ी हैं और जवान हैं जिन पर हम डिपेंडेंट हैं कि वो हमारा नाम वर्ल्ड लेवल पर रोशन करेंगे और हम लोगों को उस फीलिंग से भर देंगे कि हम कहें कि भारतीय होने पर मुझे गर्व है, भारतीय होने पर हम सबको गर्व है। इसके साथ ही बहुत ज़ोरदार तरीके से, बिफोर आई गो टू एनी अदर पैनलिस्ट, और यहाँ पे वंदे मातरम का नारा हो जाए बहुत जोरदार तरीके से। आप लोग अपना क्यों खुद लेंगे या मैं दूं? आप लोग भी ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, नेहा ने एक बहुत अच्छी बात की जब वो बता रही थी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जो ये सैक्रिफाइस जिसका नाम है, हम अपने परिवार को छोड़ते हैं, हम अपने माता पिता को, बीवी बच्चे को पीछे रखते हैं, देश को आगे रखते हैं, वो सैक्रिफाइस वर्थ इट हो जाता है जब एक खिलाड़ी को मेडल मिलता है। लेकिन एक सिपाही के लिए क्या ऐसा एक अचीवमेंट है जो ये बोले कि दिस इज़ वर्थ इट, कि मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ के आया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा देश आगे है? बताइए सर। जय हिंद। जय हिंद। प्रधान आरक्षक अशोक कुमार सिंह, 5th रिजर्व बटालियन गाजियाबाद। मैं 2004 जब सुनामी आई थी 26 दिसंबर को 2004 में, तो उस समय हम चेन्नई हैदराबाद में वहाँ हम वो कर रहे थे ट्रेनिंग अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो हमारा कुछ प्रैक्टिकल शुरू होना था, तब तक ये आ गया सुनामी। अब हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि ये जो है कि हकीकत यही प्रैक्टिकल है। हमको जब वहाँ पहुँचे तो रास्ते भी नहीं थे वहाँ जाने के लिए, तो कुछ जगह था, कार निकोबार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था,
वहाँ एयरफोर्स का बेस था। तो जब उससे कुछ दूर आगे गए तो देखे कि एक जगह है वो रास्ते से कटा हुआ है। तो उस समय हमको बताया गया कि एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उससे आपको वहाँ जाना है और रोप रेस्क्यू के तरह नीचे आ करके और वहाँ से विक्टिम को उठा करके और इस पार पहुँचाना, क्योंकि वहाँ 20-25 लोग फंसे हुए थे। तो उस समय तो ज़्यादा रोप रेस्क्यू का वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हम लोगों के पास था। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा सिचुएशन को कितने दिन देख ऐसा रहा कि करके परिवार से कोई बात ही नहीं हो पाई? हम लोग कम से कम 10 दिन ऐसे रहे जहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया घर वालों था। को नहीं पता आप पे क्या बीत रही है? आप कुछ कहाँ नहीं हैं? कुछ नहीं पता था। उसके बाद जब हम लोग गए वहाँ फिर रोप रेस्क्यू से उनको बचा के ले आए। तो जब बचा करके हम लोग आ रहे तो देखे कि उस समय के प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वहीं प्रेजेंट थे। तो उन्होंने हमको जो है कि उत्साहित किया और उन्होंने जब ये बोला कि प्रथम रेस्क्यू टीम CISF, उस समय हम लोगों का सीना जो है कि बहुत गर्व से बढ़िया, ऊंचा हो शानदार। गया। और जो है कि उसके तुरंत बाद दूसरे दिन हमारे DG साहब KM सिंह साहब गए और उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो जैसे लगा कि अब हम देश के लिए कुछ किए हैं। बिल्कुल, और कुछ नहीं देश- बहुत कुछ किए हैं और उसके बाद से आगे भी करने की जज्बा हम रखते हैं। जी, बहुत कुछ किए जय हैं। हिंद। जय हिंद। और एक बात जो सर ने हमें अभी बताई AK सिंह साहब ने, देखिए 10-10 दिन अपने परिवार से बात ना कर पाना कितना कठिन होगा। आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि 10 दिन तक अपने बच्चों के साथ कोई संपर्क नहीं है, अपने माता पिता के साथ कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ये लोग जाबाज लोग और ये लोग शानदार खिलाड़ी लोग हमेशा ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं। उससे पहले एक और बात चल रही थी कि जब लोग थैंक यू बोलते हैं, उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ अखिल के साथ। अखिल, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है, एशियन गेम्स में जीता है, ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है। हम बहुत बार देखते हैं टीवी पे इमेजेस आते हैं कि जब एयरपोर्ट पे खिलाड़ी आते हैं तो लोग बिल्कुल घेर लेते हैं और आके थैंक यू भी बोलते हैं, गार्लेंड्स भी डालते हैं। कोई ऐसा मोमेंट, और उसके अलावा आपकी अपनी कोई ऐसी पर्सनल मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? जो आप एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे हो, ये प्रकृति का नियम है कि आप मतलब मैं समझता हूँ जो जीतने वाले को हर कोई पसंद करता है। और मोमेंट की बात कर रहे हो आप, तो मैं भी जस्ट जैसे नेहा जी ने बताया स्कूल का जिक्र किया, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं स्कूल भी जाता था और 1 एक्ट प्ले करते थे, तो मुझे मौका मिलता था स्पीच देने का। तो कुछ लाइनें थी जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब से आपने ये बात कही थी ब्रेक पे जाने से पहले, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मेमोरी। तो स्कूल की मेमोरी आइडिया नेहा जी ने दे दिया मुझे, और साथ के साथ 2008 ओलंपिक, मेरी बाउट 15 अगस्त या 14 अगस्त को वर्ल्ड चैम्पियन के साथ होनी थी। रशियन बॉक्सर था, और उस बॉक्सर की खास बात ये थी वो जूनियर का भी वर्ल्ड चैम्पियन था और सीनियर का वर्ल्ड चैम्पियन था। जब तक मेरे साथ उसकी बाउट हुई थी वो कभी तक हारा ही नहीं था। अच्छा। और मैंने बाउट से पहले ये कह दिया था कि 15 अगस्त के दिन मैं हिंदुस्तान को जीत का तोहफा दूंगा। तो महादेव ने मेरी सुन ली और मैंने काफ़ी जोर लगाया उस बाउट के अंदर, और मैं हारता हारता मैंने पीछे से उसको कवर किया, कमबैक किया, और मैंने वो बाउट जीती। तो मेरी जो मेमोरी है वह कभी नहीं भूल सकता। और बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स लवर हैं, शायद उनको भी वो दिन याद हो कि किस तरीके से मैंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से बॉक्सर्स का मैच जो है ना बहुत आसान भी होता है फॉलो करना, और थोड़ा मुश्किल भी होता है। कई बार लगता है कि हमारा बॉक्सर पिट रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको नंबर मिल रहे होते हैं। सो वो हम स्कोर बोर्ड बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। मैं अखिल जी से ही पूछना चाहता हूँ कि आपको पंच मारने में कितना मज़ा आता था और खाने में कितना आता था? बहुत बढ़िया सवाल है। एडिक्ट हो चुके हैं हम इस चीज़ के। अब दर्द ना हो तो दर्द होता है। तो मारना तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई हम जीतें, कि जो ज़्यादा मारेगा, मतलब जो ज़्यादा स्कोर करेगा, मारने का मतलब जो पॉइंट लेगा, स्कोर करेगा, जो टारगेट एरिया है उसको हिट करेगा, तो उससे स्कोर मिलेगा। तो हम इसलिए चाहते हैं कि मारें, और मार कर ही जीता जाएगा, मार खा के जीता नहीं जाएगा। हाँ, इसी बात पे
ओमवीर सिंह जी भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि रेसलिंग भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको फॉलो करने में बड़ा मजा आता है, और जब अपना रेसलर हावी हो रहा होता है ओपोनेंट पे तो सब मतलब वही रोंगटे खड़े होने वाली बात हो जाती है कि अब जीत ले कर ले ये कर ले। तो ओमवीर सिंह जी अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए। ये नेहा जी ने और अखिल भाई ने, जंजड़िया साहब ने सभी कुछ तो बता दिया है लेकिन आपकी पर्सनल मेमोरी कोई होगी ना? फिर भी जो है ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब देश के लिए कहीं जो है जाना होता है, देश के लिए जो एक जज्बा होता है कि मैं देश के लिए कुछ लेके आऊँगा, कुछ करके आऊँगा। चाहे आपने पूछा कि भाई एयरपोर्ट पे जब पब्लिक जाती है जी। वो पब्लिक जाती है, वो अपना जो है हमारे प्रति, खिलाड़ियों के प्रति कि भाई ये देश के लिए मेडल लेके आए हैं, उनको एक प्यार देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो इतनी पब्लिक एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। हालांकि हर जो है आदमी से मिल पाना वहाँ बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है उनका जो है प्यार आप हर आदमी से नहीं मिल पाते, हर आदमी आपसे नहीं मिल पाता, वो भी तड़प रहे होते हैं कि हम जाके इस खिलाड़ी से हैंडशेक कर लें, उनके गले में हाथ डाल दें। कोशिश होती है कि भाई हम अपने जो है इस खिलाड़ी से जो देश का नाम ऊंचा करके आए हैं, देश का झंडा लहरा के आए हैं, एक बार मेरा हाथ कम से कम उससे जो है मिल जाए ताकि मैं जो है मेरा यहाँ आना सफल हो जाए। सर आप तो आम जनता की बात कर रहे हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हम लोगों को इंटरव्यू नहीं मिलते हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको पता है बड़ा होता है कि इतने बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं, हम लोग सब लाइन लगा के खड़े होते हैं, सर हमसे बात कर लीजिए, हमसे कर लीजिए। मुझे पता नहीं मैं इतना बड़ा बना कि नहीं बना, आपके कई जर्नलिस्ट हैं वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं। अखिल कुमार मना नहीं करता किसी को। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आई थिंक ये एनकरेज करने वाली बात है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, ये तो आप भी मानेंगे, और कोई भी खेल, कोई भी ऐसी जहां हम रिप्रेजेंट करें, देश से बड़ी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। छाया जी आप बताइए, वेट लिफ्टिंग, एक तो सबसे पहले बात यह है कि वेट लिफ्टिंग में जान बहुत लगती होगी, तो ट्रेनिंग भी बहुत ज़बरदस्त जाती होगी, कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपके पास है? देखिए आज का प्रोग्राम कंसर्न विद 15 अगस्त, तो इसमें हम जो है ना जो स्वाधीनता संग्रामी जो थे उनको थोड़ा सा हम याद करें तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि जैसे मातंगिनी हाजरा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, ये लेडीज़ उन दिनों में ब्रिटिश से फाइट करके और देश को आज़ाद किया। तो हम वेट लिफ्टिंग करने जब जाते थे, हमारे घर से भी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आई है, हमको टांग तोड़ के बिठा देगा, जाने नहीं देंगे, पढ़ाई ख़त्म कर दिया, फिर भी मैं ट्यूशन करके खुद पढ़ाई की, मतलब जानबूझकर कि ऐसे गेम उनको पसंद नहीं है। तो एक तो ये चीज़ को हमने कवर किया कि हम, मेरे को बहुत शौक़ था कि जो ग्रेट लोग हैं उनका बायोग्राफी पढ़ना, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला। दूसरी बात जो है, एशियन गेम्स में जब हम मेडल लिए, हमें उसका कीमत पता ही नहीं है। हमारे जो डीजी साहब थे, रेसलिंग का प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहीं पर ही बीजिंग में ही हमको ले लिया और बोला कल आ जाना ऑफिस में, और दूसरा दिन आके उन्होंने, हम संडे को इंडिया आए और मंडे हमें बुला लिया, थर्सडे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया इन लोगों को, जो अमीर साहब थे ना हमारे मेडलिस्ट थे, तो उनको रिसेप्शन देना था, हमें उसमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया बिना किसी एप्लीकेशन किसी चीज़ का। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मेमोरी है। दूसरा मेमोरी ये है कि जब एशियन गेम्स मेडल जीत के मैं आ रही थी तो मुझे पता नहीं था, मैं दिल्ली से जो है ना तूफ़ान एक्सप्रेस में लेडीज़ डब्बा में बैठ के चल दी, क्योंकि मुझे रोक लिया था। उस समय मोबाइल नहीं थी, बार बार फ़ोन आ रहा है नेहरू स्टेडियम में इधर उधर कि आपको उधर रिपोर्टर बुला रहे हैं, आप इधर आ जाओ उधर आ जाओ। अब मैं तो अपना माँ से मिलने के लिए तरस रही थी, बहुत दिनों से कैंप में पड़ी हूँ। ऐसे गए और हावड़ा स्टेशन में जाके देखा कितना क्लब, कितना बैंड लेके खड़े हैं, कितना पटाखे, कितना गाड़ियाँ। अरे हम आए कितना मुश्किल से, तो हमें कीमत ही नहीं मालूम, लेकिन हम फाइट करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा एक चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ, जो कि आज का स्लोगन है कि देश है तो हम हैं, लेकिन मेरे तरफ से स्लोगन है कि सिपाही है तो देश है। अगर सिपाही नहीं हो तो ना देश है ना स्पोर्ट्स है। आज जो देश में वार चल रहा है उनका स्पोर्ट्स पूरा ख़त्म हो गया। हमारी सबकी रिस्पेक्ट जो है हमारे जवान इस सिपाही के लिए है, और इनको ज़्यादा केयर लेना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सिपाही है तो हम हैं। छाया जी ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से रखी है, और 2-3 बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने अपने बात में बोल डाले।
पहला तो ये कि महिलाओं का योगदान ना सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में था, लेकिन आजकल जो स्पोर्टिंग मूवमेंट भारत नोटिस कर रहा है उसमें भी महिला खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले उसके लिए तालियां हो जाएं प्लीज़। दो तो हमारे बीच मौजूद हैं और ऐसे बहुत से नाम हैं जो ज़ुबान पर मैं ला सकती हूँ, 10 सेकंड के अंदर अंदर कई नाम लिए जा सकते हैं। और उसके अलावा सिपाही है तो हम हैं, ये भी बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि छाया जी ने बोला कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चलती रहती है, लेकिन एक सिपाही की ज़िंदगी जो है नॉर्मल सी खो देती है जब देश पर कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है, और वो देश सबसे ऊपर हो जाता है और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुला, किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना है, वो सब पीछे हो जाते हैं। तो हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से तालियों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लूँगी यहाँ पे और वापस आएंगे और कुछ फन मोमेंट्स क्रिएट करेंगे। आप लोग चुनौती देंगे हमारे खिलाड़ियों को, देखते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ब्रेक के बाद। वो ख्वाब से अपनी मंजिलों को सजाता है, रास्तों से अपनी मुश्किलों को हटाता है, हौसलों से फिर विश्वास जगाता है। चैंपियन वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है, क्योंकि खेल कभी हारना नहीं सिखाता। खेल और चैंपियन का ही जज्बा महसूस कीजिए मेरे साथ। चैंपियन खिलाड़ियों की रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान मैं सुनाऊंगा आपको, अनाड़ी से खिलाड़ी बनने तक की पूरी कहानी। तो देखिए मेरे साथ हौसलों की उड़ान, ये सफ़र है चैंपियंस का। जल्द आ रहा है डीडी स्पोर्ट्स पर। तो हम हैं और हम आज मौजूद हैं CISF के 5th रिजर्व बटालियन कैंप में। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं प्रीति दहिया और बात चल रही है इन जाबाज सिपाहियों की, इन शानदार खिलाड़ियों के साथ। और ब्रेक से पहले हम मेमोरीज के सिलसिले में गुम हो गए थे एक्चुअली, और बहुत सी हमने बातें करी थी कि खिलाड़ियों की कुछ स्पेशल मेमोरीज हैं, इन सिपाहियों की कुछ स्पेशल मेमोरीज हैं। और इसी बीच मेरे पास कुछ और ऐसे सिपाही आए ब्रेक के दौरान जो अपनी कुछ स्पेशल मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं। एक बहुत शानदार खिलाड़ी हैं जिनको एक मिशन के दौरान आंख में गोली लगी थी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप प्लीज़ हमें कुछ बताइए। जय हिंद, सबको नमस्कार। मैं कांस्टेबल मुकेश कुमार, 5th बटालियन रिजर्व गाजियाबाद में तैनात हो भी। मैं 23/9/2013 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के वगूरा यूनिट में तैनात था। वहाँ जवान मैस का राशन लेने के लिए हम जो है मार्केटिंग गए हुए थे। वहाँ जो है उग्रवादियों ने जो है हथियारों को देखते हुए, ऑटोमेटिक हथियारों को देखते हुए हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और हथियारों को छीनने का जो है कोशिश किया। हमने अपने आप को छिपाते हुए जो है आतंकवादियों से जो है गोलीबारी और उनके साथ में जो है हमला किया। और उसमें जो है एक हेड कांस्टेबल जो उसी समय शहीद हो गया था और मेरे जो है 2 गोली लगी थी। मैं भी जो है उसी समय जो है बहुत अति गंभीर रूप से जो है घायल हो गया था। इसमें DIG साहब श्री जयदीप प्रसाद साहब मेरे को एरोप्लेन से ला के जो है ट्रामा सेंटर में एडमिट किया। अभी तक मैं जो है इलाज में चल रहा हूँ। हथियारों को हमने जो है सरकारी हथियारों को जो है हमने उनके हवाले होने से जो है बचाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके
देखिए, ये एक सिपाही ही कर सकता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो हमें अगर एक छींक भी आ जाती है तो हम सोचते हैं बहाना मिल गया ऑफिस बंक करने का, लेकिन इतना बड़ा सैक्रिफाइस, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और ज़ोरदार तालियों के साथ हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अफसर लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आप सबको मोटिवेट करने का। इन खिलाड़ियों के लिए इनके कोचेज़ होते हैं, उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगी मोटिवेशन फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है और आप कैसे अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको रिलेट करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के बीच में अपने आप को पाकर। जिस समय एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात चल रही थी तो 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुखता से आई। दीपक ने बोला कि मैं जब ब्लेज़र पहना तो मुझे ऐसा रोमांच हुआ जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। अखिल जी ने भी बोला कि जब ध्वज ऊपर जाता था या ये अपने खेल में जब भी विजयी होते थे और भारत का नाम ऊपर करते थे तो जो रोमांच इनके अंदर आता था वो व्यक्त नहीं कर सकते। तो मैं भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप देश से बाहर जाते हैं और देश को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फील्ड में हो वो, तो जो रोमांच होता है उसका कोई बखान, वर्णन या व्यक्त कोई भी नहीं कर सकता है। मैं 2 बार देश का प्रतिनिधित्व किया हूँ यूनाइटेड नेशंस में। एक बार पूरे ग्रुप में गया था जब देश से काफ़ी पुलिस ऑफिसर हमारे साथ सेलेक्ट होके गए थे यूरोप में, बोस्निया करके एक जगह है। और दूसरी बार मैं देश से अकेला पुलिस ऑफिसर सेलेक्ट हुआ था, अफ्रीका गया था लगभग 3 साल के लिए और वहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑफिस था यूनाइटेड नेशंस का और पूरे विश्व से केवल 20 पुलिस ऑफिसर थे। मैं भारत को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा था और मुझे जो डेजिग्नेशन मिला था वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट एडवाइज़र। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी एडवाइज़र होने के नाते एयरपोर्ट पे मेरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्यूटी रहती थी और जब मैं अपने वर्दी में एक तरफ छाती पे मेरा नाम और दूसरी तरफ छाती पे इंडिया लिखा था, अपनी वर्दी के साथ जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ा रहता था और विदेशी लोग आते थे देख के बोलते थे हे इंडिया, तो मुझे जो गर्व होता था मैं उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकता यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और उसके साथ भी बोलते थे इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया जब बोलते थे तो मेरे अंदर जो जोश रहता था वो और बढ़ जाता था और रोमांच की तो कोई सीमा ही नहीं थी। बहुत बढ़िया सर। तो मैं उस चीज़ को आप दोनों से रिलेट करके अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, एक अधिकारी होने के नाते मेरा यह नैतिक कर्तव्य है और फर्ज है कि मैं अपने साथ के सारे बहादुर जवानों को मोटिवेट करूं ताकि जिस लक्ष्य के लिए, देश के लिए हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा पूरा ईमानदारी से और जोश से कदम बढ़ाएं और उसको प्राप्त करें। जोश की कमी नहीं है आपके सिपाहियों में। एक बार फिर से सर को जोश दिखा दे, जय हिंद का नारा लगा दे एक बार फिर से सर के लिए। जय हिंद। ज्वाइन कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई एम श्योर जितने भी जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, वो मोटिवेशन अपने सीनियर से लेते हैं। उसी तरह से हमारे खिलाड़ियों के लिए उनके कोच बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक कोच खुद हमारे बीच मौजूद हैं, इधर भी काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। आप में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस या अपने कोच की तारीफ में कुछ अगर आप बोलना चाहें, कुछ शब्द, कुछ मेमोरी शेयर करना चाहें, आप में से कोई भी, स्पेशली कोच के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोटिवेशन की बात पे मैं आ रही हूँ और वो एक कॉमन थ्रेड है खिलाड़ियों और सिपाहियों के बीच में। चाहे मैम। देखिए, कोच के लिए जो बोलना है, प्लेयर को सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है इस बात को याद रखना कि कोच ही प्लेयर को बनाता है। अगर कोच चाहे बिगड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी कोच के प्रति इतना विश्वास होना ज़रूरी है
कि आंखें बंद करके वो कुछ भी बोले वही करे, लाइक रोबोट। अगर अच्छा कोच के पास कोई प्लेयर रोबोट बन के रहे तो उसका अचीवमेंट कोई रोक नहीं सकते। ऐसे ही हमारे पास जो हमारे सौभाग्य है कि हम मिस्टर एस.सी. गोयल हमारे कोच है, उन्होंने 5 अर्जुना अवार्डी प्रोड्यूस किया। तो कभी कभी प्लेयर्स को होता है, जोश आता है कि हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं ट्रेनिंग में, बट कोच ऐसा है कि थोड़ा आंख दिखाए, बस हम लोग भी साइड हो गए, सही नफ्स पकड़ ले खिलाड़ी एकदम। की, हाँ, तो ये उस समय खराब लगता था, अरे हमको करने नहीं दे रहा शायद। तो बाद में जब मैं खुद कोचिंग की, मैं भी एनआईएस कोच हूँ, तो तब मुझे लगा कि शेड्यूल बनाने का काम कोच का होता है, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। अगर नहीं, उसमें ट्रस्ट नहीं हो, ट्रस्ट फैक्टर की आप बात करें, मैं एक यंग खिलाड़ी से पूछना चाहूंगी, नेहा कितना आसान या मुश्किल होता है किसी पे अंधविश्वास करना? जैसे मैम ने बोला कि बिल्कुल रोबोट बन के आप किसी की उंगलियों पे अगर नाचने को तैयार हैं तो शायद आप वो लॉरल्स अचीव कर लें जो आप एज एन इंडिविजुअल अपने लिए ना सेट कर पाएं। तो आसान होता है या मुश्किल होता है? क्योंकि कम उम्र में कोच करने वाले बहुत लोग होते हैं मेरे ख्याल से। राइट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो बहुत 7-8 साल की उम्र से हमारा स्केड्यूल ऐसा होता था, मेरे कोच मेरे घर पे, हमने पापा ने टेबल रख दी थी और सुबह 5 बजे से मेरी रिपोर्टिंग थी। तो आप सोचिए, मेरे कोच के लिए वो उठते थे 4 बजे, हैं, अपने स्कूटर पे ड्राइव करके आते थे घर पे और मैं तैयार मिलती थी। और वो मेरे ख्याल से हमने 10 साल तक, जब तक मैं स्कूल में थी, वो स्केड्यूल हमने रोज़ फॉलो किया। 4 बजे उठने का, सुबह 4 बजे वो आते थे, मैं 5 बजे उनको तैयार मिलती थी, रेडी टू ट्रेन। तो वो आप तो मोटिवेटेड हैं ही, लेकिन आपके कोच आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। और कोच ही नहीं, साथ साथ माता पिता भी इतना जी जान लगा रहे हैं कि आप अच्छा करें। तो आई थिंक एक टीम वर्क होता है, तो वो टीम से ही एक मेडल प्राप्ति होती है। हमारे जवान बैठे हैं जो लीडर हैं टीम के, उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है कि आज हमें कैसी ट्रेनिंग करनी है, हम किधर जाएंगे, जो मैनेज करना होता है। तो आई थिंक उनका रोल बहुत बड़ा होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करेंगे उसी तरीके से एथलीट या जवान चलेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है मुझे, और पहले तालियां इस पॉइंट के लिए, क्योंकि नेहा बोल रही है कि एक खिलाड़ी के बनने में पूरा टीम वर्क शामिल होता है, और आपकी पहली कोच मेरे ख्याल से आपकी माँ होती है जो आपको सही तरह से प्रोत्साहन दे। फिर फादर आते हैं, मोटिवेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, आपके लिए बेस्ट कोच ढूंढते हैं, बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर ढूंढते हैं, और वैसे जर्नी आगे बढ़ती है। एक सिपाही के लिए माता पिता का योगदान कहाँ से शुरू होता है? मैं किसी सिपाही की ज़ुबान से सुनना चाहूँगी कि माँ ने जब आपको बोला था कि जा बेटा देश की सेवा कर, तो वो मोमेंट कैसा था? कोई मुझसे उस मेमोरी के बारे में शेयर करना चाहेगा प्लीज़? माता पिता को एक इसी तरह से हम अपना शायद एक ट्रिब्यूट भी दे पाएँ आज इस बातचीत के ज़रिए। कोई भी सर, आप कुछ बोलिए, कुछ भी। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए या कभी बात करे हुए, कुछ भी कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पेरेंट्स ने कैसे मोटिवेट किया आपको? मेरा नाम कांस्टेबल जसवीर सिंह है। मैं जब पढ़ाई करता था तो उस समय क्या 99 की बात है, मेरे पिताजी खुद आर्मी से हैं, वो एक्सपायर हो गए थे 99 में। जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें काफ़ी भर्तियाँ निकली थी, तो उस समय मैं काफ़ी दौड़ भाग किया भर्ती होने के लिए, लेकिन जहाँ भी जाता था वहाँ भर्ती कैंसिल हो जाती थी। मैं सोचा था कैसे भी करके वर्दी पहनूं ताकि मैं पापा की तरह अपने देश का नाम रोशन कर सकूं, लेकिन उस समय नहीं हो पाया किसी कारण से। फिर 2000 में CISF की भर्ती निकली तो उसमें मैं भर्ती हुआ। तो आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले देश है, देश के बाद हम लोग हैं। बिल्कुल, तो देश के लिए जो कुछ करना है जी जान से करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और इसी सिलसिले को आगे और बढ़ाते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ देवेंद्र जी, आप बताइए कि कोच के रोल के बारे में। एक तो हम बात कर रहे हैं कि कोच पर विश्वास करना एक खिलाड़ी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत बार वो अपने घर का सदस्य तो है नहीं, कोई बहुत करीबी भी नहीं है, किसी के हाथ में आपने अपना पूरा करियर डाल दिया है, अपनी पूरी ट्रेनिंग डाल दी है। उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस और अपने कोच के लिए अगर आप कोई ट्रिब्यूट पे करना चाहें हमारे ज़रिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि कोच होता है वो, जो प्राथमिक कोच होता है वो मदर होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। ये मैं जब माना कि जब मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स करूँगा, घर में सब खिलाफ कि डिफरेंटली एबल बच्चा पढ़ाई करनी चाहिए, इसको नौकरी पकड़नी चाहिए, कहाँ खेल करेगा ये। उस टाइम में मेरी मदर ने कहा नहीं, आप जाइए बाहर और आपको गेम करना चाहिए। तो मैं तो प्राथमिक कोच ये कहूँगा कि मेरी मदर है, और जो मेरी परफॉर्मेंस जो रही है
उसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है। वेरी गुड। कोचेज की चर्चा चले तो अभी जो रियो में मेरे कोच थे, पर्सनल कोच सुनील तंवर जी, कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मुझे कल क्या करना है, वो काम कोच का ही था कि कल आपको ये करना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं फिनलैंड में था यूरोप में ट्रेनिंग में, तो कोच साहब मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे कि चल मैं भी आपके बराबर ट्रेनिंग करता हूँ। तो एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो मेरे कोच भी थे और एक फ्रेंड भी थे, क्योंकि फ्रेंड की भूमिका भी वही थी, उन्हीं की थी, और कोई था नहीं वहाँ पे इंडियन। तो मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाहूँगा वो कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज मैं इन सिपाहियों के साथ हम मना रहे हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं कहीं न कहीं तो इनकी ज़रूर याद आती है, क्योंकि ये देश के लिए जितनी सुरक्षा दे रहे हैं हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि हमारी फैमिली वहाँ पे कैसी होगी, क्या नहीं होगी। जब तक ये फौजी हैं तब तक इस देश को कोई खतरा नहीं। इन फौजियों को मैं सलाम करता हूँ। हम सब सलाम करते हैं। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। ये तो रही कोच की बात। इसी बीच मोटिवेशन की बात अगर करें तो मोटिवेशन बहुत बार, सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को देश के लिए मोटिवेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, खिलाड़ियों के लिए, सिपाहियों के लिए। तो मैंने अक्सर देखा है, फिल्मों में भी देखा है कि हमारे कुछ सिपाही जो हैं बहुत अच्छे से गाना गाते हैं, ना सिर्फ खुद को मोटिवेट करते हैं बल्कि अपनी पूरी टीम को, बटालियन को, सबको इन्वॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी कोई एक सिंगर मौजूद है हमारे बीच। आप कुछ गाना चाहेंगे? प्लीज़ सुनाइए। यहाँ पे मौजूद जवानों के लिए नहीं, जो आज देश के उस कोने पर ड्यूटी पे तैनात है, उसके लिए गाना चाहूँगा। हर एक जवान के लिए गाना चाहूँगा, और इस पे मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।
आपने आज के इस पूरे इवेंट में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से एक चैलेंज बनता है हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, क्या उनमें से कोई इतना अच्छा गा के दिखा सकता है? आप ये रख लीजिए अपने पास। खिलाड़ियों के पास जाती हूँ, कौन ये चैलेंज लेगा? छाया मैम? मैम चैलेंज लेंगी। और मैंने सुना है अखिल भी काफ़ी अच्छा गाते हैं, तो मैम के बाद मैं अखिल पे जाऊंगी, ठीक है? तो मैम प्लीज़। वंदे मातरम सुजलं सुफलं मलयजु शीतलं शस्यश्यामलं मातरम वंदे मातरम शुभ्रो ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितो द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से टोन भी सेट हो गई। उससे पहले बहुत बढ़िया गाना आपने भी गाया। मेरे ख्याल से अब हम सब देखना चाहते हैं कि एक बॉक्सर जितने अच्छे पंचेस मारता है उतने अच्छे उसके वोकल कॉर्ड्स हैं या नहीं है। अखिल प्लीज कुछ तो सुनाइए, कुछ भी, जो भी आप खुद को मोटिवेट करने के लिए गाते हो। कभी तो यार दोस्त इकट्ठा होके कुछ खुद गाते को हो। मोटिवेट करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ ली तो देवी माँ का नाम ले लिया या फिर महादेव को याद कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे गाना नहीं आता, बस हम फिर भी सुनना चाहते हैं। चक दे इंडिया तो मतलब देश तो वो नेहा गा लेंगी, उनकी टिप है ना। ये नेहा अच्छा से, हाँ नेहा से सुनेंगे अब हम गाना। नेहा प्लीज। गाना तो नहीं, लेकिन मोटिवेट करने के लिए ना हम लोग मैच से पहले हम लोग ज़रूर ये बोलते थे, और मैं चाहूँगी कि हम एक साथ बोलेंगे। बताइए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। नहीं, 2-3 बार बोल सकते हैं। और चक दे इंडिया का गाना भी तो है, वो आपको याद नहीं है? स्पेशली मूवी जो थी वो गर्ल प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए बनी थी, है ना? तो और कोई खिलाड़ी जो हमारे साथ शेयर करना चाहे? देवेंद्र जी बताइए, आप क्या गाएंगे? गाना तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन अखिल जी ने जो गजल से शुरुआत की तो मैं गाने पे गा तो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हे रीत जहाँ की प्रीत वहाँ। शुरू से कर रहे हैं, शुरुआत ऐसी ही होती है इस गाने की। हाँ हाँ, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। शुरुआत कीजिए। हे रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। माइक भिजवा दीजिए, वो ज्वाइन करेंगे। बहुत बढ़िया गाना है। माइक है इधर कोई? आप मेरे ख्याल से हमारे सिपाहियों को ज्वाइन करना पड़ेगा, खिलाड़ियों को थोड़ा विश्वास देने के लिए। आप सब भी गाइए। जहाँ की
मच वंस अगेन देवेंद्र जी, आपको भी, अखिल जी आपको भी, आपने बहुत अच्छा गाया, मैं कहूँगी आपने बहुत अच्छा गाया। छाया जी ने, नेहा ने। अब एक बात करते हैं, मोटिवेशन की बात हो गई, एक और कॉमन थ्रेड मेरे दिमाग में आ रहा है जो सिपाहियों और खिलाड़ियों के बीच में होता है, और आप चाहे मेरी खुराफात बोल लें चाहे कुछ भी बोल लें, लेकिन फिटनेस के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। एक खिलाड़ी कितना फिट है ये देखना पड़ेगा, एक सिपाही कितना फिट है ये देखना पड़ेगा, और आज का ये प्रोग्राम एक फिटनेस कंपटीशन के बिना तो अधूरा रह जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से शायद दीपक कुछ पुशअप्स मारने के लिए रेडी हैं, वहाँ से आई थिंक आपके एक रिप्रेजेंटेटिव रेडी है। सर आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए और एक पुशअप्स कंपटीशन हो जाए, क्योंकि ये बहुत, आप भी आइए, बिल्कुल आइए आइए। अब आप में से भी कोई और ज्वाइन करना चाहे तो योर चॉइस। तो ब्लेजर उतारना है या ठीक है, तो एक पुशअप कंपटीशन होगा, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। हम लोग लास्ट में काउंटडाउन दे देंगे 10 to 1 का, कितने मारेंगे बताइए? दीपक कितने पे रखें? अरे मैम भी मार रही है, वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां। नहीं नहीं, सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड। सो अब टीम्स इक्वली डिवाइडेड हैं, 2 खिलाड़ी हैं, 2 CISF के जवान हैं, और इनको ही देख लेते हैं अभी। मैम कितने का चैलेंज रखें? कितने का चैलेंज रखें? अच्छा, तो इसके बाद दिखाएं, फिर पहले पुशअप कंपटीशन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, एक मिनट। मुझे मैम बता रही है कि वो अपना फिटनेस का एक और डिमॉन्स्ट्रेशन देंगी, पहले ये पुशअप कंपटीशन कर लेते हैं। 10 रख रही हूँ, ठीक है? सो हम उल्टा काउंटडाउन देंगे, 10, 9, ठीक है? चलिए पोजीशन में आ जाइए। क्या एक कमांड होती है ना सर, आप कुछ बताएंगे? जवान तैयार, कुछ ऐसा होता है? कौन बोलेगा? वेरी गुड। जी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फैंटास्टिक। गो सर, बस सर, बस। वेल डन, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से जोरदार तालियां, और खिलाड़ियों की तालियां। देखिए फिटनेस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दीपक को जरा माइक दे दीजिए, मैं पूछूंगी उनको मजा आया कि नहीं आया। थैंक यू। दीपक मजा आया? आज तो कुछ स्पोर्ट्स से हटके ही मजा आया। वहाँ पे कैंप में जब हम लगाते हैं तो कुछ और मजा होता, पर आज तो कुछ एकदम बता नहीं सकता मैं क्या मजा आया जवानों के साथ जो लगा के। नाइस, थैंक यू। अच्छा, छाया मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि महिला खिलाड़ियों को ना कम ना आके बहुत फिट होती हैं, तभी इंटरनेशनल लेवल पर जाके हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आती हैं और तिरंगे को ऊंचा फहराने में हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो छाया मैम कुछ फिटनेस डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाना चाह रही थी, मैम प्लीज़। जो आसान लगे। थैंक यू सो मच छाया आदत जी। आई थिंक इसको अप्रिशिएट करना इसलिए भी बनता है क्योंकि जब हम
प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारा स्पोर्ट्स गियर अलग होता है। अभी वो अलग गियर में बैठे हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है स्लीव्स के साथ करना, लेकिन योगा आई थिंक आपने एक पोज हमें करके दिखाया, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। और आजकल योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना सिर्फ आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाती है बट मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है योगा। एक्चुअली योगा के लिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि इट्स विटामिन। हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो सब कंप्लीट तभी होगा अगर साथ में योगा करें। योगा नहीं करेंगे तो हमारा मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, हमारा बॉडी रिफ़्रेश होता है योगा में ही। हर प्लेयर करते हैं आजकल, मतलब हर प्रैक्टिस के बाद योगा सेशन होता है। और नाउ आई एम 50, तो आज भी मैं सारे एक्सरसाइज करती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं योगा मेंटेन करती हूँ, दैट इज़ वाई अभी तक मैं मेंटेन कर पा रही हूँ। एंड यू आर वेरी यंग एट 50, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। गुड फिटनेस लेवल्स यू हैव। ओमवीर जी, अब आप एक बात बताइए, ये रेसलर इतने भारी भरकम होते हैं, जीतते कैसे हैं? उसके पीछे फिटनेस का क्या राज है? देखो जी, भारी भरकम वो वेट कैटेगरी के हिसाब से होता है। हमारा सुशील कुमार को देख लो, योगेश्वर दत्त को देख लो, साक्षी मलिक को देख लो, वे हल्के फुल्के। और खुद मैं बैठा हूँ, मैं 48 वेट कैटेगरी में जो है पार्टिसिपेट करता था, जो कि आज 57 से लागू हो गया। हमारी तो वेट कैटेगरी ही ख़त्म हो गई। अच्छा। तो और फिर वेट कैटेगरियाँ हैं, वेट कैटेगरी के हिसाब से अभी हमारे सामने ये बैठे हैं 2 पहलवान, एक हल्के वेट का है, एक भारी वेट का। तो भारी वेट का ऑटोमेटिक भारी भरकम होगा, चाहे वो बॉक्सिंग में चले जाओ, चाहे किसी भी इवेंट में चले जाओ, जो है वो भारी भरकम। फिर वो उसकी अपनी खुराक और उसकी अपनी एक्सरसाइज, उसको अपने जो है मेडल का टारगेट, उसी हिसाब से उसकी बॉडी वेट को जो है डेवलप करती है। जिस हिसाब से वो एक्सरसाइज, उसका जो है बॉडी का जो है लैंग्वेज है, उसकी जो है मस्कुलर सिस्टम है, उसकी जो है हार्ड हैं, जो एंथ्रोपोमेट्री का जो है सिस्टम है, उसके आधार पे जो है भारी भरकम तो जो है आपने अभी मेंशन किया यहाँ बैठे हैं 2 पहलवान। हाँ, बैठे हैं 2 पहलवान, मैं उठा सकता हूँ। ये गौरव छिल्लर है, इसको उठा देते। ये देखो जी, ये 100 kg का जो है खिलाड़ी होगा, और इसके साथ वाला है वो हो सकता है 65 kg या जो है ऑटोमेटिक जो है इसमें चाहते हैं। तो अब अखिल से बात कर लेते हैं फिटनेस के बारे में। और एक बात पीछे छूट गई, कोच के बारे में भी मैं आपके पास नहीं आ पाई थी, तो दोनों चीज़ों को मिला जुला के, क्योंकि कोच भी तो फिटनेस रिजीम बनाते हैं ना। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दे पाता हूँ, इतनी अच्छी बुद्धि है नहीं मेरी। आप एक एक क्वेश्चन करो, मैं जवाब सबके दे तो दूंगा। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि कौन आपका फिटनेस रिजीम बनाता है? अब तो वाइफ ही बनाती है, वही कोच है इस टाइम तो। खेल के दौरान अब तो आप डीएसपी भी तो हैं हरियाणा पुलिस में, तो भी तो फिट रहना पड़ता है। वो तो एक अलग बात है। देखो, फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। लिगामेंट सर्जरी हुई, उसके बाद मेरा वेट बहुत गेन हो गया था। खाली वेट घटाना नहीं, उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे विटामिन्स मिनरल्स क्या हैं। मैक्सिमम लोग हैं ऐसे जो अपना ये टेस्ट वगैरह नहीं कराते, उनको नहीं पता होगा कि कितना हमारे अंदर फैट परसेंटेज है, किस तरीके से हमारा क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है। ये सब चीज़ें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा भाग रहे हो या आप हेल्दी दिख रहे हो, इंटरनल फिटनेस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और योगा या फिर एक्सरसाइज ये सबसे बड़ा साधन है। और सबसे आसान तो मुझे प्राणायाम लगता है, ख़ास तौर पे आजकल मैं देखता हूँ कपालभाति या अनुलोम विलोम, क्योंकि खुद भी करने लगा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये बताइए, आपने पुशअप्स क्यों नहीं मारे? मैं 2 बार रिस्ट की सर्जरी करा चुका हूँ। अच्छा, ओके। बीजिंग ओलंपिक के पहले और उसके बाद। अच्छा, तो कर नहीं पाता मैं पुशअप। नो, वी रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा उसके लिए। लेकिन थैंक यू सो मच। हाँ, इंतजार कर रहा था मैं, मेरी बुद्धि भी कम हो रही है। आप बताइए कौन सा क्वेश्चन? नहीं, आप तो धूप में खड़े हो ना आप लोग, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ गया। बताइए। कोच वाली, हाँ, कोच वाली बात थी। सबकी अपने अपने धारणाएं हैं। मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट ही कोच बनाता है। अच्छा। अगर कोच ही बनाता होता ना तो सबसे पहले अपने बच्चों को बनाता। अगर वो वर्ल्ड चैंपियन तैयार करता या ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार करता तो अपने बच्चों को तैयार करता। ऐसा नहीं होता। खुद की डिज़ायर, जो एथलीट है उसकी डिज़ायर डिपेंड करती है। अगर वो नहीं करना चाहता किसी कोच के, एक्साइटेड हो रहा हूँ थोड़ा, अपनी जो मैं हूँ उसमें आ रहा हूँ, बस की नहीं, उसके बाप में दम नहीं है, आ ही गया हूँ मैं, कि वो उस एथलीट को इंटरनेशनल प्लेयर या फिर ओलंपिक मेडलिस्ट बना दे। जब तक सेल्फ डिज़ायर नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, और वो इनसाइड होता है, वो बॉर्न ही होता है। मैं समझता हूँ जिसके पास बुद्धि है, दिल और दिमाग वाली बात करता हूँ,
जिसके पास ये दोनों चीज़ है ना, वही मोटिवेट हो सकता है, नहीं तो हो भी नहीं सकते मोटिवेट। कोच नहीं बनाता, एक एथलीट ही कोच बनाता है। ये भरा में 10 महीने की एनालाइज करके ना गुरु ब्रह्मा वाली बात आ जाती है। कई हैं कोच ऐसे जो अपने आप को गुरु ब्रह्मा और ये समझने लगते हैं, और हकीकत में सबसे ज़्यादा योगदान उसकी अच्छी संगति, उसकी अच्छी एजुकेशन, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक कोच वाला भरम है और कई कोचों का भरम हो जाता है कि हम लोग तैयार करते हैं। एक कोच के पास मैक्सिमम 200 100 पता नहीं कितने आते होंगे, लेकिन एक ही क्यों तैयार होता है अगर वो कोच ही तैयार करता है। आप हर किसी के अपने ओपिनियन होते हैं, कोच का कितना रोल होता है, खिलाड़ी का कितना रोल होता है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। चलिए, अब मौका आ गया है कि इन सिपाहियों की, इन खिलाड़ियों के साथ डायरेक्ट बातचीत करा दी जाए। हम में से बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं, किसी एक स्पोर्ट में अपना नाम रोशन करें। तो आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोगों की वो इच्छा होगी। कोई ऐसा सवाल आप पूछना चाहें अपने पसंदीदा खिलाड़ी से? सर प्लीज़ आप पूछिए। अच्छा बॉक्सर साहब, आप हमारे CSF कैंप में आए हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे है। हम अपने बच्चों को आपके जैसा बॉक्सर बनाना चाहते हैं, तो बताइए उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए? सर सबसे पहले तो उसके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कि वो बॉक्सिंग करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। हो सकता है उसको टेबल टेनिस पसंद हो सकता है उसको क्रिकेट पसंद हो। आपको सबसे पहले उसकी चॉइस देखनी है। मेरी भी 6 साल की बेटी है, अगर मैं सोचूं कि मैं उसको बॉक्सर बना दूं तो मूर्खता होगी मेरी। मैं उसका सपोर्ट ज़रूर करूंगा। आपका बेटा अगर छोटा है तो उसकी डिज़ायर देखिए, उसकी डिज़ायर है किस में, उसके अनुरूप काम कीजिए। वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक बच्चे की अपनी इच्छा होना, अखिल ने पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी बच्चे को आप फोर्स करके खिलाड़ी नहीं बना सकते, स्पेशली अगर उस स्पोर्ट में रुचि नहीं है तो नहीं कर सकते। और कोई सवाल किसी और खिलाड़ी से? मेरा सवाल नेहा मैम से है। बेसिकली इंडियन सोसाइटी में थोड़ा टेम्पोज हैं और टैबूज़ हैं लेडीज़ को लेकर के। मेरा सवाल ये है कि आपने, चूंकि मैं भी पर्सनली बड़ा स्पोर्ट्स एडमायरर हूँ, मैंने सारे गेम देखता हूँ, सारी फिल्में देख के हमेशा रोता हूँ, सारी स्पोर्ट्स फिल्में देखता हूँ और हर फिल्म देखने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो और स्पेशली वो मूवीज़ जो मतलब वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ हैं, लाइक मैरी कॉम पे बनी या बहुत सारे लोगों पे बनी, तो मैं देखता हूँ कि कितने ऑड्स आते हैं लाइफ में। मेल के लिए टफ है उन ऑड्स को सर्वाइव कर जाना, बट लेडीज़ के लिए सर्वाइव होता है। तो आपने वो टेम्पो कैसे मेंटेन किया, एंड वो की इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए किसी की पर्सनालिटी में कि वो उन चीज़ों को, उन टैबूज़ को झेल के आगे निकल जाए? थैंक यू। आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए ना स्पेशली जब बच्चे होते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो और फिर काफ़ी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए ज़्यादा। इवन बोलते थे कि आप शॉर्ट्स क्यों पहनते हो। मेरे रिलेटिव्स बोलते थे यार ये क्या लड़कों के साथ खेलती रहती है, इतना क्यों बाहर जाती है। लेकिन ना एक माँ बाप का सहयोग बहुत था, चाहे कोई कुछ भी बोलता था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो उनका इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था और उसके बलबूते पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था। जब उनका ट्रस्ट है तो चाहे कोई कुछ भी बोले उसका कोई महत्व नहीं होता, अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक गर्ल्स के लिए एक उनके माता पिता का रोल बहुत होता है। और दूसरा ये कि उन्होंने भी मेरे में वो कॉन्फिडेंस देखा। उन्होंने देखा कि मैं जब बाहर जाती थी मैं इतना डगमगाती नहीं थी। मुझ में, अगर मेरे को प्रैक्टिस में मेन के साथ, बॉयज़ के साथ हमेशा खेलना पड़ता था, तो मेंटली आप वो स्ट्रॉन्ग हैं कि आप मेन से अपने आप को नीचा ना सोचें। तो एक इट इज़ अ 2-वे कम्युनिकेशन। मैंने रिस्पॉन्ड किया तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे अंदर वो ट्रस्ट दिखाया, और इसकी वजह से तुम और आप ऐसे कोई भी विमेन किसी भी सेक्टर में हो, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, आई थिंक कोई भी प्रोफेशन में हो, एक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अपने घर से अगर आपको पूरा सपोर्ट है तो विमेन भी इक्वली, क्या मोर देन मैन, आई थिंक ऊंचा अपना नाम कमा सकती हैं अपने देश के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया मौका है इस खास प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने इन ज़बरदस्त खिलाड़ियों का जो आज यहाँ आए और हमारे सिपाहियों से बात की। उन्होंने छाया अदक जी, ओमवीर सिंह जी, नेहा अग्रवाल, देवेंद्र झाझरिया जी, अखिल कुमार और दीपक मलिक। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। और हम सबकी तरफ से, इन खिलाड़ियों की तरफ से, मेरी तरफ से, जो दर्शक देख रहे हैं, हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ प्लेजर कि हम इंडिपेंडेंस डे आप लोगों के साथ बिता पाए। थैंक यू सो मच।
शो को वाइंड अप करने के लिए वही गीत संगीत का प्रोग्राम हो जाए। आपके बीच बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए। और कुछ लोग जो डांस करके हमें दिखाना चाहते हैं किसी भी देशभक्ति के गीत पे, प्लीज़ आइए, जोरदार तालियां प्लीज़। ढाल ढाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा कटता जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन है वतन है वतन है वतन। कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। काम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। है वतन है वतन है वतन है वतन है वतन है वतन। वंदे मातरम 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 वंदे तो देखिए ये है जज्बा, ये है जज्बा देश के लिए। सलाम इंडिया, देश है तो हम हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस प्रोग्राम। चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया।